तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये वाली वीडियो का हमारा टॉपिक है एसटीएस और नॉन एसटीएस कैटेगरी। तो उसमें क्या होता है कि जब भी कोई इंडियन स्टूडेंट कनाडा वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो उसके माइंड में हमेशा एक कन्फ्यूजन होती है कि वो अपनी फ़ाइल एसटीएस कैटेगरी में अप्लाई करे या नॉन एसटीएस कैटेगरी में अप्लाई करे। तो मैं आज आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि एसटीएस कैटेगरी क्या होती है, क्योंकि जब मैं कनाडा आया था बिफोर 2 मंथ्स अगो तो मैंने भी मेरी फाइलिंग प्रोसेस एसटीएस कैटेगरी से ही करवाई थी। और अगर आपको भी आपकी फाइलिंग प्रोसेस एसटीएस कैटेगरी में करवानी है तो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कौन से बेसिक रिक्वायरमेंट है जिससे आप अपनी फ़ाइल एसटीएस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, वीडियो की स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से वो कर दो और फिर हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, जब भी हम एसटीएस कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है कि एसटीएस कैटेगरी क्या है। तो एसटीएस कैटेगरी का फुल फॉर्म है स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। तो अगर आपको इसमें अप्लाई करना है, अगर आपको स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम कैटेगरी में अप्लाई करना है आपकी फ़ाइल कनाडा वीज़ा के लिए, तो उसके कुछ बेसिक 5 to 6 रिक्वायरमेंट्स है जिससे आप फुलफ़िल कर सकते हो और उससे आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है इस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए वो पता लगती है। तो मैंने पूरी मेरी डायरी में उसके 1 by 1 नोट्स लिखे हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। आई थिंक हाँ, मैंने आपको अभी अभी बताया कि 5 to 6 रिक्वायरमेंट्स है, तो मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो गाइज, हमारी सबसे पहले रिक्वायरमेंट आ जाती है कि जो हम IELTS एग्ज़ाम देते हैं, जो है इंग्लिश इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, उसमें हमारा जो रिज़ल्ट आता है वो हमारा मिनिमम 6 बैंड होना चाहिए अगर हमें एसटीएस कैटेगरी में अप्लाई करना है। अगर हमारा 0.5 बैंड भी कम होता है 6 बैंड से तो हम अप्लाई उसमें नहीं कर सकते हैं। और अभी अभी के सिचुएशन से कभी कुछ कुछ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ 0.5 बैंड्स को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें हमेशा अगर हमारे ईच मॉड्यूल में 6 बैंड्स आए हैं तो ही हम उस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। और ओवरऑल तो 6 बैंड होना ही चाहिए मिनिमम अगर हमें एसटीएस कैटेगरी में अप्लाई करना है तो गाइस, जैसे हम हमारी पहली रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं जो कि है अचीविंग 6 बैंड इन ईच मॉड्यूल एंड ओवरऑल भी आपको 6 बैंड चाहिए, तो हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट आ जाती है हमारी जीआईसी। अब अगर आपको जीआईसी के ऊपर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जीआईसी पे। लेकिन अभी जो हमारी ये दूसरी रिक्वायरमेंट है जो कि है जीआईसी, तो वो क्या है कि हमारा जिस भी बैंक में हमारा अकाउंट होता है, जिस भी कैनेडियन बैंक में हमारा अकाउंट होता है, उसमें $20,000 क्रेडिट होने चाहिए कैनेडियन डॉलर्स। पहले ये था 10,000 कैनेडियन डॉलर्स, लेकिन 2024 की स्टार्टिंग से ही ये इंक्रीज हो गया है, हाँ डबल हो गया है टू 20,000 कैनेडियन डॉलर्स। तो ये हमारी है दूसरी रिक्वायरमेंट। तो गाइज, हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट है हमारी कॉलेज फीस। तो अगर आपको आपकी फ़ाइल एसटीएस कैटेगरी में अप्लाई करना है तो हमें हमारी कॉलेज फीस पूरी 1 ईयर की पे करनी पड़ेगी। और हमें वो जो रिसिप्ट या स्लिप या बिल कुछ भी आता है वो हमें शो करना पड़ता है। इंडिया में क्या होता है कि कुछ कुछ कंसल्टेंसी वाले ऐसा भी बोलते हैं कि अगर हम 1 सेमेस्टर की फ़ीस पे कर सकते हैं या कुछ कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में 2-3 मंथ्स की फ़ीस पे कर सकते हैं, और जो दूसरी फ़ीस है वो हम यहाँ पर कनाडा में आके पे करें। ये सब चलता है, लेकिन हमारी जो ये करने के बाद हमारी जो फ़ाइल है वो एसटीएस कैटेगरी में नहीं जाएगी, वो जाती है नॉन एसटीएस कैटेगरी में। तो अगर आपको आपकी फ़ाइल एसटीएस कैटेगरी में अप्लाई करनी है कनाडा वीज़ा के लिए तो हमें पूरी 1 ईयर की फ़ीस कंपलसरी पे करनी पड़ेगी और वो जो रिसिप्ट आती है वो हमें शो करनी पड़ेगी, तो ही हम हमारी फ़ाइल एसटीएस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, 4th नंबर पे मैंने रिक्वायरमेंट रखी है वो है अप्रूवल रेट। तो अप्रूवल रेट किसका है, तो वो है हमारे वीज़ा का। तो पहले क्या होता था कि बिफोर कोविड-19 हमारे जो वीज़ा एप्लीकेशंस है वो बहुत ही जल्दी हमारा वीज़ा आ जाता था। लेकिन अभी के सिचुएशन में कोई बता नहीं सकता, कुछ फिक्स नहीं है कि आपका वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा।
क्योंकि पहले क्या होता था कि जो नॉन एसटीएस कैटेगरी है उसमें वीज़ा रिजेक्शन ज़्यादा थे, रेट वीज़ा रिजेक्शन की ज़्यादा थी। लेकिन अभी कुछ ऐसे भी सिनेरियोज होते हैं जो एसटीएस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं उनका भी वीज़ा नहीं आता है कोविड-19 के बाद। उसके पहले तो वीज़ा अप्रूवल रेट ज़्यादा थी, लेकिन अभी के सिचुएशन से आपको कोई बता नहीं सकता कि आपका वीज़ा कब आएगा। अगर मैं आपकी खुद की बात करूँ तो मेरा वीज़ा आया था विद इन 9 डेज़ आफ्टर एप्लीकेशन। तो मैंने जब मेरी फ़ाइल अप्लाई की थी उसके 9 दिनों में ही मेरा वीज़ा आ गया था, और मैंने और मेरे फ्रेंड ने एक ही दिन हमारी फ़ाइल अप्लाई की थी अलग अलग कंसल्टेंट से। तो उसका जो वीज़ा है वो 2 मंथ्स में आया था और मेरा सिर्फ 9 डेज़ में आ गया था। तो ऐसा कुछ है नहीं, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आपका वीज़ा आ जाएगा, और कुछ ऐसा भी गारंटी नहीं है कि आपका वीज़ा आएगा ही आएगा। आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है अभी के सिचुएशन से। तो गाइज़, मैंने अभी तक आपको जो जो पॉइंट्स बताए थे वो थी हमारी रिक्वायरमेंट्स। वो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको आपकी फ़ाइल एसटीएस कैटेगरी में अप्लाई करना है तो। मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि ये एक फेक एक ऐसा कुछ है, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मेरे 2-3 फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ था कि उनके पास पैसे लिए गए थे कुछ कंसल्टेंसी वालों से, कि वो ऐसा बोलते थे कि अगर आपको आपकी फ़ाइल एसटीएस कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आपको कोई पर्टिकुलर फ़ीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी उनको, तभी आपकी जो फ़ाइल है वो एसटीएस कैटेगरी में जाती है। तो गाइज, मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब चीज़ फेक है, आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ता है अगर आपको आपकी फ़ाइल एसटीएस कैटेगरी में अप्लाई करनी है या नॉन एसटीएस कैटेगरी में अप्लाई करनी है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब भी हमारा अकाउंट बनता है कैनेडियन पोर्टल पे और उसकी वेबसाइट पर, तो वो हमें हमारा जो क्वेश्चंस है वो पहले ही से ही पूछ लेते हैं, और सब ऑटोमेटिक चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ हमें अलग से अप्लाई करना पड़ता है। तो वो हमारे जब अकाउंट बनता है तो वो हमें पहले से पूछ लेते हैं कि हमारी पेरेंट्स की इनकम क्या है, हमारे कितने बैंड्स आए हैं, हमने हमारी फ़ीस पे कर दी है कि नहीं कर दी है, हमारी जीएसटी पेज है कि नहीं है। तो उनके पास हमारे इन्फॉर्मेशन पहले से ही होती है, और उस जो हमने जो आंसर्स दिए हैं उस हिसाब से ही हमारी जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली एसटीएस कैटेगरी में या नॉन एसटीएस कैटेगरी में जाती है। वो कैसे जाती है? अगर आपने जो रिक्वायरमेंट्स है एसटीएस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए वो अगर आपने फुलफ़िल कर दिए हैं तो हमारी फ़ाइल ऑटोमेटिकली जाएगी एसटीएस कैटेगरी में। और अगर वो फुलफ़िल नहीं हुआ है, अगर वो थोड़ा सा भी कुछ डिफरेंस आ रहा है, या फिर आपके बैंड्स कम थे वो रिक्वायरमेंट से, या फिर आपने अपनी जीएसटी पे नहीं की है, तो आपकी फ़ाइल जाएगी नॉन एसटीएस कैटेगरी में। तो ये एक मिथ है कि आपको आपका कोई अलग से फ़ीस पे करनी है, ऐसा कुछ होता नहीं है। दूसरी अलग अलग कंसल्टेंसी वालों आपको बोलेंगे कि हमें इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, जिससे आपकी आपकी फ़ाइल एसटीएस कैटेगरी में अप्लाई हो सकती है। लेकिन गाइज, मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब फेक है, ये सब मत सुनो, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। आपकी जो अकाउंट है वो कैनेडियन गवर्नमेंट के पास आपकी इन्फॉर्मेशन पहले से ही होती है। जब वो आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो हम पर्टिकुलर क्वेश्चंस उनको आंसर करते हैं, उसमें सब आता है, उसमें हमारे पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि हमें पैसा अलग से पे करना पड़ता है ये कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए। तो गाइज, ये वीडियो में बताने के लायक कुछ इतना ही था कि एसटीएस कैटेगरी क्या होती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। और अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दूसरे लोगों से मत पूछो, या फिर दूसरी कोई फेक वीडियोस मत देखो, क्योंकि उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है या कम इन्फॉर्मेशन दी गई है। और मैं बोलूँगा कि मेरी वीडियो में भी शायद कम इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन मैंने जो बताया है मैंने पूरा ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने सर्च करके आपको बताया है। लेकिन अगर आपको भी कुछ एक्स्ट्रा जानना है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज चाहिए एसटीएस कैटेगरी से लेकर, तो मैं आपको बोलूँगा कि कुछ ऑफिशियल ऑथोराइज गवर्नमेंट वेबसाइट्स है, आप डायरेक्ट उसमें देखो। और मैं बोलूँगा कि आप दूसरों को मत पूछो, क्योंकि सबकी एप्लीकेशन अलग अलग होती है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप जो ऑथोराइज वेबसाइट है गवर्नमेंट की, आप वो देखो।
उसमें आपको कट टू कट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सब कैसा है कैसा नहीं है। और आई गेस मेरी जो ये वीडियो है उसमें मोस्टली पूरी इन्फॉर्मेशन थी एसटीएस कैटेगरी के बारे में, लेकिन अगर कुछ मिसिंग है तो आपको वो वेबसाइट में आपको पता चल जाएगा। तो गाइज यही थी हमारी आज की वीडियो। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपके माइंड में कुछ ऐसे टॉपिक्स है या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कनाडा के बारे में तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं भी अभी बिफोर 2 मंथ्स ही मैं कनाडा आया हूँ, तो मुझे जितना पता है मैं आपको बता दूंगा वो। और आगे मुझे जैसे धीरे धीरे सब पता चलेगी सब चीज़ें, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आपके माइंड में कुछ डाउट्स है या फिर कुछ है तो मुझे कमेंट करके बता देना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स कनाडा आ रहे हैं और या फिर अपना फाइल अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करना। मैंने इससे पहले भी 2-3 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, तो वो भी जाके चेकआउट कर लेना। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे हेल्दी।